जी स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। थर्मो मीन्स बेटे हीट, जिसको हम स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि केमिस्ट्री से मुराद क्या है? केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड जो हीट है वो हम थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर क्या करते हैं? डील करते हैं। बात की समझ लगी? अब केमिकल रिएक्शन के दौरान बेसिकली होता क्या है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, ऐसे ही है। अब बेटे होगा क्या कि रिएक्टेंट्स के अंदर बॉन्ड ब्रेक होंगे। रिएक्टेंट्स के अंदर क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होंगे, जबकि प्रोडक्ट्स के अंदर बॉन्ड क्या होंगे? उनकी फॉर्मेशन होगी। क्लियर हो गया? बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए बेटे? एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। बॉन्ड ब्रेकेज के दौरान क्या है? एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ओके हो गया? जबकि बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ये एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होती है? हीट की फॉर्म में। तो इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान ये जो बेटे हीट रिलीज या एब्जॉर्ब होगी, आप इसे क्या बोलेंगे? हीट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे? हीट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? तो स्टडी ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज थर्मोकेमिस्ट्री। याद रहेगा? तो आपसे बेटे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री। तो आप बेटे क्या बताएंगे? स्टडी ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज थर्मोकेमिस्ट्री। बात की समझ लगी? अब बेटे ये यहां पर देखें कि केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज हो सकती है या एब्जॉर्ब हो सकती है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है? अगर तो बेटे केमिकल रिएक्शन के दौरान एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ये बेटा जी क्या हो? ज़्यादा हो। किससे? एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज। ठीक है? तो इस केस में देखें बेटे, मैंने आपको बताया है कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तब एनर्जी रिलीज होगी। तो इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है बॉन्ड ब्रेकेज से। तो ओवरऑल हमें केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या फील होगा? कि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें बेटे क्या है? एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज से ज़्यादा हो, ऐसे रिएक्शंस में आपको क्या फील होगा? कि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें एनर्जी रिलीज होगी, आप बेटे उन्हें क्या बोलेंगे? आप उन्हें बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है? यानी कि इस केस में क्या होगा? एनर्जी यहां पे कौन सी है बेटे? हीट। ठीक है? एनर्जी रिलीज होगी। Those reactions in which energy release are called as exothermic reactions. उन्हें आप क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है ना बेटे? फॉर एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हम क्या करते हैं? कार्बन को अगर बर्न करें तो ये प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। इस दौरान जो हीट एनर्जी बेटे रिलीज होती है वो -393.5 किलो जूल है। क्लियर हो गया? तो ये जो हीट रिलीज हो रही है आप इसे क्या बोलेंगे? इसे आप हीट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। बात की समझ लगी ना बेटे? अब याद रखिएगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जो हीट का बेटे साइन है वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब इसके ऑपोजिट हम बात करते हैं कि अगर केमिकल रिएक्शन के दौरान बॉन्ड ब्रेकेज जो है वो ज्यादा हो बॉन्ड फॉर्मेशन से, तो फिर ओवरऑल हमें क्या फील होगा? कि केमिकल रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है? तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें क्या हो बेटे? एनर्जी एब्जॉर्ब हो, आप ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो इसका मतलब है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है? कि एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बेटे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किससे? एक्सटेंट ऑफ
बॉन्ड ब्रेकेज। ठीक हो गया। तो इस केस में हमें क्या होगा, ओवरऑल फील होगा कि केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी, कौन सी एनर्जी, हीट, एब्जॉर्ब हो रही है। तो दोज रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, आप उन्हें क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे जी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल बेटे कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ये बन जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। इस दौरान जो हीट बेटे एब्जॉर्ब होती है वो +180 किलो जाउल पर मोल होती है। बात की समझ लगी। तो अभी तक हमने ये देखा, आपसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाई डज हीट रिलीज आर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज या एब्जॉर्ब क्यों होती है, तो बेटे आप बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन के दौरान दो सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि बॉन्ड फॉर्मेशन की जो हद है, जो एक्सटेंट है, वो ज़्यादा हो सकता है किससे बेटे, बॉन्ड ब्रेकेज से। या फिर सेकंड केस में बेटे क्या है कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा हो सकती है किससे, तो इस डिफरेंस की वजह से आपको फील होता है कि केमिकल रिएक्शन जो है इससे या तो एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसका मतलब है कि हीट ऑफ रिएक्शन की बेस पर रिएक्शन की कितनी टाइप्स हैं बेटे, दो टाइप्स हैं। तो अभी तक आपसे दो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन बेटे कि व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन हीट ऑफ रिएक्शन, और इसके साथ रीजनिंग क्वेश्चन कि व्हाई डज हीट रिलीज आर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। मैं यहां पे लिख देता हूं कि सेकंड क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा जाएगा कि डिफाइन हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हीट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करें, और साथ रीजनिंग क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डज हीट रिलीज आर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज या एब्जॉर्ब क्यों होती है। तो बेटे इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करेंगे, आप बताएंगे द हीट रिलीज आर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज हीट ऑफ रिएक्शन। साथ आप इसमें या इसमें कोई भी एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। बात की समझ लगी। सेकंड क्वेश्चन रीजनिंग है। अगर आपने लेक्चर नहीं सुना तो फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते कि केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज या एब्जॉर्ब क्यों हो रही है। तो बेटा जी आप क्या बताएंगे कि ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन टू द एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज, एनर्जी में बी रिलीज्ड आर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। क्योंकि केमिकल रिएक्शन के दौरान बॉन्ड फॉर्मेशन का एक्सटेंट और बॉन्ड ब्रेकेज का एक्सटेंट जो है ये डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस की वजह से क्या होता है बेटे, हीट एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है। बात की समझ लगी। तो ये रीजन आपने साथ जो है वो एक्सप्लेन करनी है। अब यहाँ पे आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये हीट क्या चीज है। ठीक है ना, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज हीट, व्हाट इज हीट, हीट क्या है। तो बेटे याद रखना है, आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में आपने पढ़ा था कि दो बॉडीज के टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मूव करती है आप उसे क्या बोलते हैं, आप उसे हीट बोलते हैं। द एनर्जी ट्रेवल फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड एज हीट। याद रहेगा, ऐसी बातें लिख लेते हैं, मेरा मुंह देख रहे हैं, लिख लो कि द टाइप ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड एज हीट। अब बात की समझ लग गई बेटे। अब यहां पर हम बात करते हैं कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है।
ये इससे नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी बन सकता है कि डिफरेंशिएट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इससे पहले बेटे एक पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं और वो है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एमडी कैट में इससे रिलेटेड 1-2 मरतबा एमसीक्यू भी पूछा गया है। मैं आपको वो एमसीक्यू भी बताऊंगा कि किस तरह पूछा गया था। बात की समझ लगी? तो यहाँ पे अगर आप देखें बेटे, ये वाली केमिकल इक्वेशन आपको क्या बता रही है? एनर्जी चेंज। ये वाली केमिकल इक्वेशन आपको क्या बता रही है? एनर्जी चेंज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन जो आपको केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या बताती है? हीट चेंज के बारे में बताती है। अब मैं जब भी वर्ड बोलूंगा हीट चेंज, इससे मुराद होगा हीट रिलीज और एब्जॉर्ब। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटे? केमिकल इक्वेशन which shows heat changes during a chemical reaction is called as thermochemical इक्वेशन। याद रहेगा बेटे, अगर आपसे ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने थर्मोकेमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन लिखनी है और डेफिनेशन के साथ बेटे आपने ये और ये दोनों एग्जाम्पल्स मस्ट जो है वो लिखनी है। बात की समझ लगी? थर्मोकेमिकल इक्वेशन को लिखने का बेटे तरीका क्या है? इसको लिखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये लिखा हुआ है, सही है ना? दूसरा क्या है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक एमसीक्यू। आपसे कहा जाता है कि नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस 180 किलो जाउल हीट, और ये बन जाता है NO। ये एक इक्वेशन है, ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? नंबर 1 आपसे पूछा जा सकता है टाइप ऑफ रिएक्शन, कि जी बताएं, ये केमिकल इक्वेशन दे के बताएं कि ये रिएक्शन किस टाइप का है, ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो बेटे याद रखना है कि अगर हीट की वैल्यू रिएक्टेंट वाली साइड पे लिखी हो इस तरह प्लस करके, तो ऐसा रिएक्शन क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। याद रहेगा? अगर ये हीट की वैल्यू प्रोडक्ट वाली साइड पे प्लस करके लिखी हो, यानी कि यहाँ पे प्लस 180 लिखा हो, तो फिर रिएक्शन कौन सा होगा? एक्सोथर्मिक होगा। याद रहेगा? सेकंड बेटे आपसे पूछा जाएगा साइन ऑफ हीट। यहां पर बताएं साइन ऑफ हीट क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट का साइन क्या होता है? प्लस होता है, और एक्सोथर्मिक में नेगेटिव होता है। याद रहेगा बेटे? तो इस तरह ये वाला एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में या एंडोथर्मिक। आपको इक्वेशन गिवन होगी, पूछा यह जाएगा कि बताएं यहां पर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। आपने देखना है कि अगर हीट का साइन किस तरफ है? रिएक्टेंट वाली साइड पे है, तो हीट बेटे रिएक्शन क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। और अगर बेटे हीट की वैल्यू किस तरफ लिखी हुई है, तो फिर रिएक्शन एक्सोथर्मिक। अगर इस तरफ हीट है तो उसका साइन पॉजिटिव, और अगर इस तरफ है तो, क्योंकि ये कन्वेंशन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट की वैल्यू नेगेटिव होती है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो अब यहां पे बेटे हमने कितने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए? सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज थर्मोकेमिस्ट्री। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज व्हाई डज हीट रिलीज और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद बेटे थर्ड व्हाट इज हीट, क्लियर हो गया। उसके बाद फोर्थ बेटे क्या है? व्हाट इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन। बात की समझ लग गई। साथ ये एक टेक्निकल एमसीक्यू मैंने आपको बताया है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब बेटे हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं
डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में डिफरेंस क्या है, बात की समझ लगी? ये कर दूं अरेज? तो यहां पे अब हम डिस्कस करते हैं बेटे वो तमाम डिफरेंसेस जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के दरमियान हैं, ठीक है? तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट भी बन सकता है, ठीक हो गया बेटे? तो इस तरफ हम लिखते हैं जी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और इस तरफ हम लिखते हैं बेटा जी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और बच्चों याद रखियो कि अगर आपको क्वेश्चन आए कि डिफरेंशिएट या कंपेयर, तो हमेशा याद रखना है डिफरेंस करने के लिए या कंपैरिजन करने के लिए आप इस तरह दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं उनको आमने सामने लिखेंगे, दरमियान में लाइन लगाएंगे, याद रहेगा? कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की सारी बातें, फिर अगले पेज पे एंडोथर्मिक। आपने जब भी डिफरेंस करना है कैसे करना है, दोनों रिएक्शंस को आमने सामने लिखें और इनकी प्रॉपर्टीज को फिर आप एक्सप्लेन करें। क्लियर हो गया? तो जी बेटे सबसे पहली प्रॉपर्टी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में बेटे हीट क्या होती है, रिलीज होती है, ऐसे ही है। जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। इसी तरह एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट का साइन बेटे क्या होता है, नेगेटिव, जबकि यहाँ पे हीट का साइन क्या होता है बेटे, पॉजिटिव होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट बेटे सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ मूव करती है, सिस्टम से सराउंडिंग्स की तरफ मूव करती है। अब ये सिस्टम क्या है, जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है वो आपका क्या होगा, सिस्टम, और उसके इर्द गिर्द सब कुछ क्या है बेटे, सराउंडिंग, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है ना, तो केमिकल रिएक्शन से हीट सराउंडिंग में जा रही है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ जो है वो हीट मूव करती है। बात की समझ लगी बेटे? उसके बाद यहाँ पे आपने याद रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट्स का हीट कंटेंट है वो बेटा जी ज़्यादा होता है प्रोडक्ट के हीट कंटेंट से। अब मैंने ये क्या वर्ड बोल दिया, हीट कंटेंट। हीट कंटेंट क्या चीज़ है, हीट कंटेंट। अब बेटा जी याद रखिएगा, अभी हमने चैप्टर स्टार्ट किया है तो इसको हम हीट कंटेंट ही बोलेंगे। वो वाली एनर्जी जिस पर सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है उस एनर्जी को आप क्या बोलते हैं, हीट कंटेंट बोलते हैं। याद रहेगा, वो वाली एनर्जी जिसमें सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है उसे आप क्या बोलते हैं, हीट कंटेंट। अब बेटा यहाँ पे देखें कि हमारे पास है ये लिक्विड वाटर और ये हमारे पास क्या है, गैसियस वाटर। लिक्विड वाटर बेटा किस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जबकि वाटर गैसियस स्टेट में कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसका मतलब क्या है कि गैसियस वाटर की हीट कंटेंट की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, जबकि लिक्विड वाटर की हीट कंटेंट की वैल्यू क्या है, मतलब कि जो वेपर्स हैं उनके पास ज़्यादा हीट एनर्जी है जबकि लिक्विड वाटर के पास कम हीट एनर्जी है। तो वो वाली एनर्जी जिस पे सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है आप बेटे उसे क्या बोलते हैं, आप उसे हीट कंटेंट बोलते हैं। ठीक है, समझ लें ऐसे कि जैसे लिक्विड वाटर जो है वो इस कॉलेज के लोअर फ्लोर पे है और जबकि वेपर जो वाटर है वो कहाँ पे है बेटे, अपर फ्लोर पे है। तो मुझे बताएं नीचे से ऊपर आने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी? इसका मतलब है वाटर जब भी वेपर्स में कन्वर्ट होगा वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और मुझे बताएं कि वेपर्स को लिक्विड स्टेट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये है वो बात कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम चाहते हैं कि वेपर्स कन्वर्ट हों किसमें बेटे, लिक्विड वाटर में, तो यहाँ पे फिर माइनस हीट होगी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं इनके हीट कंटेंट की वैल्यू
प्रोडक्ट के हीट कंटेंट से ज़्यादा है। और अगर आप चाहते हैं कि लिक्विड वाटर कन्वर्ट हो वेपर्स में, तो फिर हीट क्या होगी बेटे, प्लस होगी। बात की समझ लगी ना बेटे। तो ये चीज़ याद रखनी है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स की हीट कंटेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है किससे, प्रोडक्ट से। उसके बाद बेटा जी आप यहाँ पे क्या बताएंगे, मुझे बताएं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिस कंटेनर में होगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो बर्तन गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा बेटा जी, इंक्रीज हो जाएगा, याद रहेगा। और लास्ट बेटे पॉइंट आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जांपल, जैसा कि ये हमारे पास हाइड्रोजन है, हाफ मोल ऑक्सीजन, और ये क्या बन गया बेटा हमारे पास वाटर। इस दौरान हीट रिलीज हुई -285.5 किलो जूल। ओके हो गया। तो इस तरह हमने ये सारे पॉइंट्स लिख लिए, ठीक है। यहाँ पे आप वो जो एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन वाला और ब्रेकेज वाला पॉइंट था वो भी साथ लिख सकते हैं। को बच्चा बताए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा होगी या ब्रेकेज ज़्यादा होगी, फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। बात की समझ लगी। अब बेटा इसके ऑपोजिट देखें, एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा, हीट किधर मूव करेगी बेटा जी, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ। हीट विल मूव फ्रॉम सराउंडिंग्स टू सिस्टम। उसके बाद बेटा हीट कंटेंट की वैल्यू बताएं किसकी ज्यादा होगी, यहां पर प्रोडक्ट की हीट कंटेंट की वैल्यू जो है वो रिएक्टेंट से ज्यादा होगी। जिस कंटेनर के अंदर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीज, ठीक हो गया। और बेटा जी इसकी एग्जांपल आप यही लिख लें कि नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड, और इस दौरान बेटा जी हीट कितनी एब्जॉर्ब होती है, +180 किलो जूल पर मोल। बात की समझ लगी। तो ये बेटे एक नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा बन सकता है। नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बेटे पूछ सकते हैं जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा सिस्टम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इनिशियल टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा। मसलन आपने बेटे एक कंटेनर है उसके अंदर कार्बन को बर्न करना है, तो अभी बर्न नहीं किया, टेम्परेचर है 25 डिग्री, जैसे ही बर्न करेंगे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 25 से बढ़ जाएगा। यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में रिएक्शन के दौरान सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो इनिशियल टेम्परेचर से बढ़ जाता है, और इसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शंस के दौरान सिस्टम का टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से कम हो जाता है। लेकिन वक्त के साथ साथ क्या होता है कि टेम्परेचर खुद ब खुद सराउंडिंग्स के टेम्परेचर के साथ खुद को मैच कर लेता है। ओके हो गया बेटा जी। जी एनी क्वेश्चन अबाउट दिस। तो मैंने आपको वो सारे पॉइंट्स बता दिए बेटे जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं है। हाँ, ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में डिफरेंस जो है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा बन सकता है। ओके हो गया बेटा जी, क्लियर है, इसको नोट कर ले सब बच्चे। शुक्रिया।